हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फन टॉपर्स के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन क्या है क्या नहीं है चलो देख लेते हैं। सबसे पहले हमें, अगर हम कोई चैप्टर शुरू कर रहे हैं तो हमें चैप्टर का नाम पता होना चाहिए। तो चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब सबसे पहले चैप्टर का नाम तो काफ़ी ज़्यादा लंबा है, तो हम लास्ट से पढ़ना शुरू करते हैं। वेरिएबल क्या होता है बेटा? वेरिएबल मैंने बोला था जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती, नॉट फिक्स्ड वैल्यू। पॉलिनोमियल में बताया था वेरिएबल। कांस्टेंट के बारे में, वेरिएबल के एग्जांपल्स क्या थे? एक्स, वाई, जेड, पी, क्यू, आर, एस, सारा के सारे अल्फ़ाबेटिकल नंबर्स। अब इसने बोला कि टू वेरिएबल, तो हम इन जनरल टू वेरिएबल कौन से लेते हैं? एक्स और वाई। इक्वेशन बोला है इसने, तो इक्वेशन क्या होती है बेटा? जिसमें इक्वल टू में क्या होगा? इक्वल टू में जीरो, इक्वल टू में जीरो देखने को मिलेगा। और लीनियर क्या बोला है? जहाँ पे डिग्री क्या होगी? 1। पेयर का मतलब क्या होगा? जोड़े। ठीक है, हमें लीनियर इक्वेशन कितनी मिलेंगी? 2 मिलेंगी। ठीक है, इस चैप्टर में। और इक्वल टू में क्या मिलेगा? मोस्ट ऑफ द जीरो मिलेगा, वरना दूसरी साइड कांस्टेंट होता है, इस साइड ले आएंगे इक्वल के तो जीरो बन जाएगा। वेरिएबल कितने देखने को मिलेंगे? 2 वेरिएबल देखने को मिलेंगे इन जर्नल, एक्स एंड वाई। अदरवाइज और भी बहुत कुछ हो सकता है, एस टी, पी, आर, जेड, वाई, कुछ भी हो सकता है। तो चलिए अब हम एग्जांपल लेकर बताता हूं मैं। इन जर्नल कौन से होते हैं वो? a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x b2y प्लस c2 इक्वल में 0। अब ये देखो ध्यान से, लीनियर इक्वेशन 1, लीनियर इक्वेशन 2। अब सबसे पहले देखो इसमें कितने वेरिएबल होने चाहिए? 2। तो वेरिएबल देखो x है और एक क्या है? y है। अब इसमें आगे इक्वेशन है, इक्वल टू में 0 भी है, 0 भी है। अब इसकी डिग्री कितनी है? x की डिग्री 1 है, y की डिग्री भी 1 है। x की डिग्री यहाँ पे भी 1 है, y की डिग्री भी 1 है। और पेयर है, हाँ जी पेयर है, 2 का पेयर है। अब मैं एक एग्जांपल लेके दिखाता हूँ आपको। जैसे कि 4x प्लस 3y माइनस 3 इक्वल टू 0, 2x प्लस 7y माइनस 3 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखो 2 का तो पेयर्स दिखा आपको, इक्वल टू में 0 भी दिखा, और x और y वेरिएबल्स भी दिखे इन जनरल, और इनकी डिग्री कितनी दिखी? 1 दिखी। और ये दोनों के दोनों जोड़े में है, 1 और 2। क्या यहाँ तक बात क्लियर है? अब आगे देखते हैं, कुछ और एग्जांपल्स देख लो ताकि आप कंफ्यूज मत हो। तो 3s 4t माइनस 3 इक्वल टू 0, 4s प्लस 3t प्लस 4 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे कितने वेरिएबल्स हैं? हमें सिर्फ वेरिएबल्स 2 ही देखने को मिलेंगे, ज़्यादा नहीं मिलेंगे। अगर ऊपर भी 2 मिलेंगे, नीचे भी 2 ही मिलेंगे, दोनों में। समझाया? और इनकी जो डिग्री है वो भी 1 होगी, 1 डिग्री होगी, और इक्वल टू में 0 भी होगा, और ये जोड़े में होंगे। तो जोड़े में तो है। वेरिएबल्स कौन से यहाँ पे? s है और क्या है? t है। सारे के सारे अल्फ़ाबेटिकल्स क्या होते हैं बेटा? वेरिएबल्स होते हैं। इक्वल में 0 दिखी, यस। इनकी डिग्री 1 दिखी, हाँ जी 1 है। पेयर में दिखे, बिल्कुल पेयर में है। तो ये भी एक हो गया क्या? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब और एग्जांपल ले लो, वो क्या है कि 3p 4q माइनस 3 इक्वल टू 0, 2p प्लस 3q प्लस 7 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे 2 वेरिएबल्स कौन कौन से आप बताओ? एक तो p है और क्या है? q है। ठीक है, अब इसके बाद देखो इसकी इक्वल में 0 है, हाँ जी है, इक्वल में 0। पावर 1 है, पावर 1 भी है। तो ये मेरे पास लीनियर भी है, इक्वेशन भी है, और 2 वेरिएबल्स में भी है, और 2 का पेयर्स भी है, 1 और 2। क्या यहाँ तक क्लियर है? इस चैप्टर में पूरे में हमारा जो मेन मोटिव है
मेन मोटिव है वो क्या है कि x और y की वैल्यू निकालना। ठीक है, x और y की वैल्यू निकालना। 90% हम पूरे के पूरे चैप्टर में यही करेंगे, x और y की वैल्यू निकालेंगे। तो चलिए अब कुछ और देखते हैं। बेटा अब चैप्टर में क्या है, चैप्टर में फर्स्ट तो क्या होगा, टाइप ऑफ लाइंस के बारे में। टाइप्स ऑफ लाइन कि लाइन के कौन कौन से टाइप हैं, जैसे कि इंटरसेक्टिंग, पैरेलल, और एक होता है कोइंसिडेंट। ये टाइप्स के बारे में हमने पढ़ना है। और जो इसका सेकंड है वो क्या पढ़ोगे आप, सॉल्व द लीनियर इक्वेशन कि इक्वेशन को सॉल्व करना। इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब क्या है कि इसके अंदर से हम x एंड y की वैल्यू कैसे निकलेगी, कैसे निकालेंगे। ठीक है, सॉल्व द लीनियर इक्वेशन, इसका मतलब यही है कि हम दो इक्वेशनों से x एंड y की वैल्यू कैसे निकलेगी। मैंने आपको बोला है कि 90% तो ये कवर अप करता है इस चैप्टर को, और 10% हमारे पास ये कवर अप करता है इस चैप्टर को। अब सॉल्व द लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के दो मेथड हैं, आपको एक नंबर में पेपर में पूछे जा सकते हैं ऑप्शन टाइप में। वो कौन से हैं, एक तो सबसे पहला मेथड है ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकली मेथड, जिसमें आपको ग्राफ बनाने सिखाए जाएंगे। ग्राफ से हम x और y की वैल्यू निकालनी सीखेंगे। और जो सेकंड है वो कौन सा है बेटा, अलजेब्रिक मेथड। ठीक है, अलजेब्रिक मेथड में अगेन आपके पास दो मेथड और आ जाते हैं। वैसे तो आते तीन हैं, पर अब हम दो ही मेथड का यूज करते हैं। ठीक है, वो पुराने वाली एनसीईआरटी में क्रॉस मल्टीप्लाई वाला मेथड होता था, वो अब कैंसिल हो गया, कट कर दिया गया है। तो इसमें कौन सा है, सब्स्टिट्यूशन मेथड, और सेकंड कौन सा है, एलिमिनेशन मेथड। ठीक है बेटा, एक तो हो गया सब्स्टिट्यूशन मेथड और एक कौन सा हो गया, एलिमिनेशन मेथड। तो टाइप ऑफ लाइंस के बारे में तो हम आज ही पढ़ लेंगे इसके बारे में, बट आगे वाले आने वाले चैप्टरों में देखो 3.1 में ये सारा का सारा टाइप ऑफ लाइंस के बारे में ही होगा, और ग्राफिकल में भी 3.1 में ही आ जाएगा पूरे के पूरे ग्राफ। अब ये अलजेब्रिक मेथड जो है, सब्स्टिट्यूशन मेथड पूरा का पूरा 3.2 पे आएगा और एलिमिनेशन 3.3 पे आएगा। एनसीईआरटी में इसकी तीन ही एक्सरसाइजें हैं, 3.1, 3.2, 3.3। तो आपको 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन याद रखना है, कौन सा, कि सॉल्व और दी लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के टू मेथड है, ग्राफिकली और अलजेब्रिक। ठीक है, और अलजेब्रिक में कौन से हैं, सब्स्टिट्यूशन और कौन सा है, एलिमिनेशन। चलिए हम आज का हमारा जो टारगेट है वो क्या है, ये टाइप ऑफ लाइंस के बारे में पढ़ना। ठीक है, तो चलिए पहले हम इनके बारे में आज पढ़ेंगे आज के पार्ट्स में, फिर आगे एक दिन हम ग्राफ के बारे में भी पढ़ेंगे और 3.1 के कुछ क्वेश्चन करेंगे, फिर आगे वाले पार्ट्स में 3.2, फिर 3। ठीक है, ऐसे करके हमारा पूरा का पूरा चैप्टर चलेगा। तो आपने पूरे पार्ट्स देखने हैं अच्छे से, इस पार्ट को भी अच्छे से देखना है। यहाँ पे दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हैं। अब कभी भी मेरे पास कोई भी लीनियर इक्वेशन आती है तो लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ होता है, लीनियर इक्वेशन का ग्राफ होता है वो कौन सा होता है बेटा, स्ट्रेट लाइन। क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होता है मेरे पास। कोई भी लीनियर इक्वेशन है उसका जो ग्राफ आएगा वो क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन। 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है कि जो लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ होता है वो क्या होता है, स्ट्रेट लाइन। ठीक है,
यह बात आपको ध्यान में रखनी है। अब मुझे एक बात बताओ कि जो लीनियर इक्वेशन 1 है, लीनियर इक्वेशन 2 है, अब मैं क्या इसको लाइन 1 और लाइन 2 बोल सकता हूँ? हाँ बोल सकता हूँ, क्योंकि इनका ग्राफ क्या बनता है? स्ट्रेट लाइन। अब देखो मैंने इसको बोल दिया क्या, लाइन 1, और इसको क्या बोल दिया, लाइन 2। अब मैं इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करके लिख देता हूँ, a1x b1y इक्वल c1 a2x b2y इक्वल टू c2। जब भी आप इन सारी की सारी कंडीशन को फॉलो करोगे तो मेरे पास इस फॉर्म में दो लीनियर इक्वेशन होनी चाहिए। वो मैं बताऊंगा कैसे कैसे नहीं है, ठीक है। अब आप एक बात बताओ, अगर मेरे पास कोई भी दो लाइंस हैं, लाइन 1 और लाइन 2, दो लाइंस हैं, तो दो लाइन कैसे कैसे एग्जिस्ट करेंगी? सबसे पहले दोनों की दोनों लाइन क्या कर देंगी, कट कर देंगी, लाइन 1 और लाइन 2। इसके बाद सेकंड कंडीशन क्या होगी, या एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आ जाएगी, लाइन 1 और लाइन 2 स्टेप से। या फिर थर्ड क्या होगी, एक लाइन ऐसे चली जाएगी और एक लाइन ऐसे चली जाएगी, लाइन 1 और लाइन 2। क्या और कोई कंडीशन बन रही है? नहीं बन रही। इस लाइन को दोनों, इसको क्या बोला जाता है बेटा, इंटरसेक्टिंग लाइन। क्या बोला जाता है? इंटरसेक्टिंग लाइन। इसे क्या बोला जाता है? कोइंसिडेंट लाइन। और इसे क्या बोला जाता है? पैरेलल लाइंस, ठीक है। अब इसको क्या देखो, जो इंटरसेक्टिंग लाइन है, क्या ये यहाँ पे कितने पॉइंट पे कट कर रही है? ये तो एक ही पॉइंट पे कट कर रही है, तो इसके जो सोल्यूशन निकल के आएंगे वो कितने आएंगे? 1 सोल्यूशन। और या फिर यूनिक सोल्यूशन। जैसे मैंने याद कर रखा है वैसे ही आपने याद करना है। अगर कोई लाइन, दो लाइनें कट कर रही हैं तो वो कौन से होंगे? इंटरसेक्टिंग। एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन है तो कोइंसिडेंट। और अगर कोई भी दो लाइनें आपस में कट नहीं कर रही तो पैरेलल लाइंस। अब कोइंसिडेंट लाइन में एक बार कट किया तो एक सोल्यूशन आ गया, कोइंसिडेंट लाइन में तो यहाँ पे भी कट कर रही है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, यानी कि ये तो आगे कट करती जाएगी, जितनी हम आगे बढ़ाते जाएंगे तो कट करती जाएगी। यानी कि इसके कितने सोल्यूशन होंगे? इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, जितने बार कट करेगी उतने ही इसके सोल्यूशन होंगे। अब एक बात बताओ, क्या दोनों लाइनें कभी आपस में कट करेंगी? नहीं। इसको हम आगे और बढ़ा देंगे, इसको आगे और बढ़ा देंगे, बढ़ाते जाएंगे, पर ये कट नहीं करेगी। तो इसके कितने सोल्यूशन होंगे? इसका तो कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा, 0 सोल्यूशन या फिर नो सोल्यूशन। क्या बातें समझ में आ रही हैं ये? अब एक पॉइंट और है, वो कौन सा है? एक इनकी कंडीशन होती है। कंडीशन क्या होती है कि a1 डिवाइड बाय a2, b1 डिवाइड बाय b2, और बीच में क्या आएगा? नॉट इक्वल। अगर a1 डिवाइड बाय a2 नॉट इक्वल b1 डिवाइड बाय b2 हो तो मैं तुरंत बोल दूंगा कि ये लाइन कौन सी है? लाइन कौन सी है? इंटरसेक्टिंग लाइन है। और इसकी कंडीशन क्या है? a1 डिवाइड बाय a2 इक्वल b1 डिवाइड बाय b2 इक्वल c1 डिवाइड बाय c2। अगर मेरे पास तीनों की तीनों इक्वल आ जाएं तो मैं क्या बोल दूंगा कि लाइन कौन सी है मेरे पास? कोइंसिडेंट। अब इसमें क्या है कि a1 डिवाइड बाय a2 इक्वल b1 डिवाइड बाय b2 नॉट इक्वल c1 डिवाइड बाय c2। तो जब मेरे पास दो तो इक्वल हैं, तीसरी इक्वल नहीं है, तो मैं क्या बोल दूंगा? डायरेक्ट। तो मैं बोल दूंगा कि ये कौन सी लाइन है? पैरेलल लाइंस है। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि जो फॉर्म होनी चाहिए वो इस टाइप की होनी चाहिए, और दो लाइनें आपस में एक तो इंटरसेक्ट करेंगी और एक कोइंसिडेंट लाइन बनेगी और एक पैरेलल लाइंस बनेंगी। जहाँ पे एक बार अगर इंटरसेक्ट कर रही है तो एक सोल्यूशन, यानी कि 1 सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन। कोइंसिडेंट लाइन में बार बार कट करेंगी, बार बार इसके पॉइंट निकल के आएंगे तो इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। पैरेलल लाइंस में कोई भी लाइन कहीं पे भी कट नहीं करेगी तो यहाँ पे क्या आएगा? नो सोल्यूशन। और इसकी जो कंडीशन होती है a1 डिवाइड बाय a2, जहाँ पे पहली दोनों की दोनों ही क्या है? नॉट इक्वल। जहाँ पे तीनों की तीनों इक्वल है
तो मेरे पास क्या हो जाएगा, कोइंसिडेंट। जहाँ पे दो इक्वल है, तीसरी इक्वल नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पैरेलल लाइंस। अब एक बात और ध्यान में रखनी है कि अगर जैसे कि इसका कितने सोल्यूशन है, 1, इंटरसेक्टिंग लाइन के 1 सोल्यूशन है, और कोइंसिडेंट लाइन के कितने हैं, बहुत सारे सोल्यूशन है। जहाँ पे कोई ना कोई सोल्यूशन निकलता है उसे क्या बोला जाता है, कंसिस्टेंट लाइन, कंसिस्टेंट लाइन। और जहाँ पे कोई भी सोल्यूशन नहीं निकलता उसे क्या बोला जाता है, इनकंसिस्टेंट। ठीक है, ये पूरी की पूरी स्लाइड आपको ध्यान में रखनी है, याद करनी है पूरी की पूरी, तभी बात बनेगी। अगर आप इसको याद करोगे, अच्छे से नोट कर लेना, ठीक है। मार्कर से, ये इससे पेन टैब से राइटिंग थोड़ी सी अच्छी आती नहीं है, तो इसलिए आप इसको अच्छे अच्छे वर्डों में नोट कर लेना। ये बहुत ज़्यादा काम की चीज़ें हैं। इनके ऊपर HBSC बोर्ड ने पिछले साल एक क्वेश्चन पूछा था, सिर्फ इसी कंसेप्ट के ऊपर, अगर आपको ये टेबल याद है तो। ठीक है, वो कौन सा क्वेश्चन पूछा था वो भी हम करेंगे, सारे क्वेश्चन करेंगे। अभी हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, हमारा जितना बेसिक था वो क्लियर हो चुका है। ठीक है, चलो हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन कर लेता हूँ। पहले कौन सा क्वेश्चन है, चलो ये वाला ले लेते हैं। 3x 4y माइनस 3 इक्वल टू 0, 2x प्लस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, सेकेंड वाले लेते हैं। 4x प्लस 6x इक्वल टू 14, 8x प्लस 12y इक्वल टू 28। थर्ड ले लेते हैं 4x प्लस 7y माइनस 3 इक्वल टू 0, 8x प्लस 14y प्लस 6 इक्वल टू 0। चलो, मैं 3 एग्जाम्पल ले लिए मैंने। अब इनमें से हमें पता करना है कि कौन सी लाइन इंटरसेक्टिंग है, इसके कितने सॉल्यूशन होंगे। सबसे पहले हम चेक करेंगे कि लाइन कौन सी है, ठीक है, फिर इसके सॉल्यूशन कितने हैं, फिर ये कंसिस्टेंट है या नहीं है, या फिर इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, ये वाला चेक करेंगे। तो लाइन को चेक करने के लिए पहले क्या चेक करते थे हम। अब देखो यहाँ पे इसको इसके साथ कंपैरिजन करो। a1x b1y इक्वल में c1, a2x b2y इक्वल में c2। इसके साथ कंपैरिजन करो, क्या इसके जैसी लग रही है, नहीं लग रही, हमें इसको दूसरी साइड भेजना पड़ेगा। तो दोनों इसको दूसरी साइड भेज दो। 3x प्लस 4y इक्वल में 3, 2x प्लस 3y इक्वल में -4। अब देखो इस लाइन 1 में, ये लाइन 1 है और लाइन 2 है, ये भी लाइन 1 है और लाइन 2 है। अब इसमें क्या करो बेटा, आप कंपेयर करो। कंपेयर करने पर इस लाइन 1 में x के साथ क्या लगा है, a1, और इस लाइन 1 में x के साथ क्या लगा है, 3। तो a1 a2 करेंगे हम, तो 3 डिवाइड बाई 2। इसके साथ क्या लगा है, x के साथ a2, और इस x के साथ क्या लगा है, 2। ऐसे ही मैं चेक करूंगा b1 बाय b2। b1 कितना है मेरे पास, 4, और ये कितना है, 3। अब c1 चेक करूंगा, तो c1 मेरे पास कितना है और c2 क्या है। c1 मेरे पास 3 है और c2 मेरे पास -4 है। अब देखो आपको पहले क्या देखना है कि a1 a2 कितना है, 3/2, b1 b2 कितना है, 4/3। क्या दोनों के दोनों इक्वल है, नहीं है। सबसे पहले ये भी यही चेक कर लो, a1 बाई a2 नॉट इक्वल b1 बाई b2। अब ये इक्वल नहीं है तो कौन सी लाइन होगी, इंटरसेक्टिंग लाइन। और इसके कितने सॉल्यूशन हो गए, यूनिक सॉल्यूशन। और जिसका कोई ना कोई सॉल्यूशन होता है वो कौन सी होती है, कंसिस्टेंट होती है। क्या बात क्लियर है। ये मैंने कैसे किया, अभी ये भी एग्जांपल लेके दिखाऊंगा और ये भी दिखाऊंगा, ठीक है। तो आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले आपने ये जर्नल इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, इसको ऐसे लिख के जर्नल इक्वेशन में कन्वर्ट किया, बाद में कंपेयर किया, a1 a2 3/2, b1 b2 4/3, c1 c2 3y -4।
तो दोनों की दोनों पहली दो ही इक्वल नहीं है, तो मेरी सीधा का सीधा इंटरसेक्टिंग है, थर्ड को देखने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। ठीक है, ऐसी कोई कंडीशन होती नहीं है कि A1 A2 नॉट इक्वल B1 B2 नॉट इक्वल C1 C2। तो ये भी किसकी कंडीशन हो जाएगी, इंटरसेक्टिंग की ही होगी बेटा फिर। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है, पहली दो वाली तो इक्वल नहीं है, तो क्या हो जाएगी, सीधा इंटरसेक्टिंग लाइन की कंडीशन हो जाएगी। यहाँ तक क्लियर है। चलो अब ये सेकंड वाला करते हैं। इसमें क्या है, सबसे पहले वही A1x B1y इक्वल C1 A2x प्लस B2y इक्वल C2, लाइन 1 और लाइन 2। इसको भी ऐसे ही, ये तो पहले की ऐसे की ऐसी है, तो 4x प्लस 6y इक्वल 14, 8x प्लस 12y इक्वल 28। अब चेक करो A1 A2, तो इसके साथ x के साथ लगा है जो 4 है, तो A1 की वैल्यू, और इस x के साथ लगा है तो 8 है, तो A2 की वैल्यू। क्या ये चीज़ें क्लियर हैं? कंपैरिजन कैसे हो रहा है, लाइन 1 में x के साथ जो लगा ये भी लाइन 1 है और लाइन 2 है। ऐसे आप कर लोगे, आई होप आप समझ चुके होगे। B1 B2 y के साथ लगा है B1, यहाँ पे y के साथ लगा है 6 बाई 12। अब ऐसे ही C1y C2 14/28। अब इसको कट करोगे तो 1/2 1/2 1/2, तीनों की तीनों क्या आ गई बेटा, 1/2 1/2 1/2 इक्वल आ गई। तो A1 A2 इक्वल B1 B2 इक्वल C1 C2 किसकी कंडीशन होती है, ये होती है कोइंसिडेंट लाइन की। कोइंसिडेंट लाइन में क्या होता है बेटा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन और मैनी सॉल्यूशन। जहां पे कोई ना कोई सॉल्यूशन होता है तो वो कौन सा होता है, कंसिस्टेंट। ठीक है, ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। अभी हम थर्ड क्वेश्चन करते बेटा, जो थर्ड वाला है इसको करते हैं। इसमें क्या है, इसको भी वही कन्वर्ट कर लेना, A1x B1y इक्वल C1 A2x B2y इक्वल C2। यानी कि जो ये 3 है इसको दूसरी साइड भेजना पड़ेगा हमें। क्या करना पड़ेगा, 4x प्लस 7y इक्वल 3, 8x प्लस 14y इक्वल 2 माइनस 6। अब ये लाइन 1 है और लाइन 2 है, लाइन 1 लाइन 2 कंपेयर कर लो। कंपेयर करने के बाद A1 बाई A2 क्या आएगा मेरे पास, 4/8। B1 बाई B2 क्या आएगा मेरे पास, 7/14। और C1 बाई C2 मेरे पास क्या आएगा, 3/-6। कट करोगे इसको, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 1/2 और यहाँ से 1/2 बट माइनस का। अब एक बात बताओ कि 1/2 ये तो सेम है, पर ये माइनस वाला सेम नहीं है, क्योंकि इसके आगे क्या लग गया, माइनस। तो हम क्या लिखेंगे, A1 बाई A2 इक्वल B1 बाई B2 नॉट इक्वल C1 बाई C2। बच्चे यहीं पे गलती करते हैं कि जो माइनस को देखते नहीं है, तीनों को इक्वल करके कोइंसिडेंट लाइन बोल देते हैं, बट यहाँ पे कोइंसिडेंट लाइन नहीं है। तो ये कौन सी लाइन है बेटा, फिर पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइन। और पैरेलल लाइंस के कितने सॉल्यूशन होते हैं, नो सॉल्यूशन। जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता वो क्या होता है, इनकंसिस्टेंट। समझ आया। टाइप ऑफ लाइंस क्या होते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन, पैरेलल लाइंस, कोइंसिडेंट लाइंस। और इंटरसेक्टिंग के 1 सॉल्यूशन, कोइंसिडेंट के मैनी सॉल्यूशन, पैरेलल्स के नो सॉल्यूशन। जिसका कोई ना कोई सॉल्यूशन होता है वो कंसिस्टेंट होती हैं, जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता वो इनकंसिस्टेंट होती हैं। और पैरेलल इंटरसेक्टिंग लाइंस के बेटा क्या होता है, A1 A2 नॉट इक्वल B1 B2 इंटरसेक्टिंग लाइन, और A1 A2 इक्वल B1 B2 इक्वल C1 C2 कोइंसिडेंट लाइंस। A1 A2 इक्वल B1 B2 नॉट इक्वल C1 C2, ये कौन सी होती हैं, पैरेलल लाइंस। तीनों की तीनों लाइंस के बारे में बात क्लियर है। अब मैं बात करता हूँ कि पेपर में कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे। अभी हम 1 या 2 क्वेश्चन और करेंगे। कौन से क्वेश्चन पेपर में पूछे गए थे वो देखते हैं हम, कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k
value of k if line are coincident, then 3x plus 6y इक्वल टू 7, तो kx प्लस 12y इक्वल टू 14। ठीक है, मुझे वैल्यू किसकी फाइंड करनी है बेटा, k की। अब इसका सॉल्यूशन देखो, ध्यान से जो सॉल्यूशन है इसका वो ध्यान से देखना। मैं क्या करना चाह रहा हूं, पहले पढ़ो इसको, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ठीक है, k की वैल्यू फाइंड हो जाएगी इफ लाइन आर कोइंसिडेंट। क्या क्या बोला इसने, कोइंसिडेंट। जहां पे कोइंसिडेंट बोला हमारे माइंड में क्या खटका, कोइंसिडेंट का नाम सुनते ही a1 a2 इक्वल b1 b2 इक्वल c1 c2, तीनों के तीनों इक्वल है। ये में हमारे पास एक कंडीशन आई, और कोइंसिडेंट लाइन जब होती हैं तब मैनी सॉल्यूशन, और जिसका सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है, कंसिस्टेंट। ये बातें आई ना, तो ये बातें लिख लो। अब इसमें से a1 की वैल्यू कितनी है लाइन 1 में से 3, और a2 की वैल्यू कितनी है k, और y की वैल्यू कितनी है 6, और नीचे कितनी है इसकी वैल्यू v2 की वैल्यू, सॉरी y की नहीं b1 की, और b2 की वैल्यू 12, और c1 की वैल्यू 7, और c2 की वैल्यू 14। अब देखो ये इक्वल है, इसको ऐसे का ऐसे रखो, इसको छोड़ दो, तो आप क्या करोगे 3k 6y 12। अब इसमें क्या है कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 36 6k, और 6 को इसके डिवाइड में ले जाओ, 6 6 36, k की वैल्यू कितनी आ गई 6। तो बेटा हम इस टाइप से k की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन पेपर में आया हुआ था स्टैंडर्ड मैथ में। ठीक है, बेसिक मैथ में तो ऐसा कुछ नहीं आता, बेसिक में तो सिंपली आता है वो क्वेश्चन। अब एक दो क्वेश्चन और करते हैं इसी के जैसे। ठीक है, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, फिर से बता देता हूँ चलो, कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ लाइन आर कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट का नाम सुनते ही आपको क्या पता होना चाहिए, a1 a2 b1 b2 c1 c2, तीनों की तीनों क्या हो जाते हैं इक्वल। वैल्यूज पुटिंग कर दो यहाँ पे। अब यहाँ से इन दोनों से k की वैल्यू निकल जाएगी, कैसे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। k की वैल्यू आई 6। वैल्यू ऑफ a इफ लाइन्स आर पैरेलल देन 3x प्लस 4y इक्वल टू 6, a माइनस 2x प्लस 8y इक्वल टू 3। अब हमें क्या करना है इसके सॉल्यूशन में, ध्यान से देखना, कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a। इस a की वैल्यू फाइंड करनी है हमें, हम कर देंगे। लाइन आर पैरेलल, पैरेलल बोला है ना यहाँ पे, तो पैरेलल का नाम सुनते ही आपके माइंड में क्या आना चाहिए, क्या, पैरेलल क्या होती हैं, जिसमें नो सॉल्यूशन और इनकंसिस्टेंट, पूरी की पूरी जन्म कुंडली आ जानी चाहिए। और इसकी कंडीशन a1 बाय a2 b1 बाय b2 नॉट इक्वल c1 बाय c2। वैल्यूज पुटिंग कर दो 3, और इस x के साथ क्या लगा हुआ है a माइनस 2 पूरा का पूरा, इसको अंदर 16 मत कर देना कभी, अपनी कलाकारी नहीं करनी। ठीक है, x के साथ जो लगा हुआ होता है वो a2 की वैल्यू होती है, तो यहाँ पे पुट कर दो a माइनस 2, और b1 की वैल्यू 4, b2 की वैल्यू 8 नॉट इक्वल c1 की 6 और c2 की 3। अब इससे तो कुछ लेना देना नहीं है, इन दोनों को इक्वल और कर दो बस। इक्वल करोगे तो 3 a माइनस 2 4 अपॉन 8, क्रॉस मल्टीप्लाई 8 3 24, a माइनस 2 इंटू 4, 4 की पहले a के साथ, फिर 4 की 2 के साथ, 4a माइनस 8, इसको इस साइड ले आऊँगा मैं, 24 प्लस 8 4a, कितना हो जाएगा बेटा 32 डिवाइड इक्वल 4a
और अब क्या हो जाएगा, 32 के डिवाइड में 4 चला जाएगा, ए की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से, कितनी आएगी 8, ए की वैल्यू आई 8। ये मेरा फाइनल आंसर है, ठीक है। ए की वैल्यू कितनी आई मेरे पास 8। अगर 8 बस यही निकालना था हमें, तो फिर से बता देता हूँ, फाइंड वैल्यू ऑफ ए इफ लाइन आर पैरेलल देन, ये वाला सम दे रखा था। तो आपको पैरेलल लाइंस का नाम सुनते ही क्या पता चलना चाहिए, नो सोल्यूशन, इनकंसिस्टेंट, a1 बाई a2 इक्वल b1 बाई b2 नॉट इक्वल c1 बाई c2। तो a1 कौन सा होता है, जो लाइन 1 में x के साथ लगा हुआ है, और b1 कौन सा होता है, जो लाइन 1 में y के साथ लगा हुआ है, और लाइन 2 में x के साथ कौन सा लगा हुआ है a2, और लाइन 2 में b के साथ कौन सा लगा हुआ है, लाइन 1 में y के साथ कौन सा लगा हुआ है b2। यहाँ पे वैल्यूज पुटिंग करी, जो ये नॉट इक्वल वाला है इसको छोड़ दो, और इसको क्यों छोड़ा, क्योंकि ये तो इक्वल नहीं है तो इसलिए छोड़ दी, और इन दोनों को ले लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व किया, तो ए की वैल्यू कितनी आई 8। आज की वीडियो में बस इतना ही।